गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर की। क्लास 10 का ही हमारा सेकेंड चैप्टर होता है जिसको हम कहते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, एक बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझें, एसिड वो चीज़ है जो सोर इन टेस्ट है, बेस वो चीज़ है जो बिटर इन टेस्ट है, और सॉल्ट वो चीज है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान बनता है। ये हो गए एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हम जरा उठाते हैं एसिड को। हमसे बोला गया कि एसिड मतलब दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। तब हमसे बताया गया एसिड आर दो सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड, इसको याद करने का एक तरीका है। अमिताभ बच्चन रेखा, एक जमाने की बात है, अमिताभ बच्चन की शादी रेखा से हो रही थी, तो याद कर लेंगे अमिताभ बच्चन रेखा। और बाबू राव तो आप सब जानते होंगे, हेरा फेरी वाला बाबू राव बबलू, ये याद कर लीजिए, आसान है। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को हमेशा रेड करता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस जो होता है वो हमेशा रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो जब हमें पता चला कि एसिड जो वो चीजें होती है जो सोर टेस्ट की होती है, हम कहें कि हम सारी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं लिटमस से। तो मैंने कहा कि अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया तो इसका मतलब वो चीज क्या है, एसिड है। लेकिन हो सकता है कि हर एक चीज को हम लिटमस से भी ना देखें, क्योंकि हो सकता है हमारे पास लिटमस पेपर ना हो। तो हम यहाँ पर कहें दोज कंपाउंड which releases H plus ions, जो H plus ions को रिलीज कर दें उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे HCl को तोड़ोगे तो वो H plus और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो इसने तोड़ने पे क्या रिलीज किया, H plus ions, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। पर यहाँ दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अगर H2O को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस में आ गया। अब यहाँ पे H प्लस है तो इसका मतलब वो एसिड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये माना गया कि ठीक है, H प्लस से हम मान सकते हैं कि एसिड है, लेकिन कुछ और चीजें कि व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग H प्लस आयंस डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोनियम आयंस। अब ये हुई हमारी परफेक्ट डेफिनेशन। अगर हमसे कोई पूछे कि एसिड की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, एसिड क्या 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 बता सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट एंड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, व्हिच आल्सो कंटेन H plus ions and when dissolved in water it always gives hydronium ions। ये हमारी एसिड की पूरी बेहतरीन डेफिनेशन हुई कि एसिड क्या होता है। जब हम एसिड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसिड कई प्रकार से डिवाइडेड है। किस किस बेसिस पे, एसिड को हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई एसिड स्ट्रांग हो सकता है, कोई एसिड वीक भी हो सकता है। अगर कंसंट्रेशन की बेसिस पे हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, और एसिड क्या है, डाइल्यूट भी हो सकता है। एसिड जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक भी होता है। और हर एसिड की हम बेसिसिटी देखते हैं। याद रखिएगा, हर एसिड की बेसिसिटी होगी और हर बेस की क्या होगी, एसिडिटी होगी। हम लोग यहाँ पर देखें कि एसिड को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 4।
स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम बताएं कि वो एसिड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, और वो क्या है, उसके अंदर बेसिसिटी क्या है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम कैसे पता चलते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर कोई एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन दे दे, डिसोसिएशन, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जैसे HCl है, इसको अगर हम तोड़ें H प्लस और Cl माइनस में, तो ये पूरी तरीके से टूट गया, यानी H एकदम अलग हो गया, Cl एकदम अलग हो गया, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। वीक क्या है, जो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करे, जो कंप्लीट डिसोसिएशन यानी पूरी तरीके से टूट गया है, उसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जो नहीं टूटेगा उसे हम क्या कहेंगे, वीक। यानी अगर हम CH3 यानी एसिटिक एसिड ले रहे हैं, CH3COOH, इसको तोड़ें तो ये CH3COO और H प्लस में टूट जाएगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, यहाँ भी, यानी ये पूरी तरीके से नहीं टूटा। तो जब पूरी तरीके से नहीं टूटेगा तो ये वीक, और पूरी तरीके से टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। आते हैं कंसंट्रेशन की बेसिस पे। अगर वाटर की मात्रा, यानी एक एसिड है और उसके अंदर पानी की मात्रा मिनिमम हो, यानी बहुत कम हो, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। और अगर वही पानी ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। यानी कोई एसिड है, उसके अंदर बहुत पानी मिला है, तो उसका मतलब वो डाइल्यूट एसिड है, और उसके अंदर पानी कम मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। एक सवाल हमारे पास आता है कि हमें एसिड के अंदर पानी मिलाना चाहिए कि पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एसिड में पानी मिलाना है कि पानी में एसिड। तो ऐसे समझते हैं, सपोज कर लीजिए इसमें एसिड है, तो आप इसमें पानी मिलाइए, एक चांस। दूसरा, ये पानी है और आप इसके अंदर एसिड मिला दीजिए। देखिए, अगर आप पानी को इसमें मिला रहे हैं तो अगर इसका स्प्लैश निकलेगा, यानी ये बिखरेगा, तो ये बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि निकलने वाली चीज क्या है, एसिड है। तो इसका मतलब कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप एसिड को पानी में मिला रहे हैं तो हम धीरे धीरे अगर एक दो बूंद इसमें डालें, और अगर स्प्लैश निकलते भी हैं तो वो स्प्लैश है किस चीज के, पानी के, तो ये हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। अगली बात आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। अगर एसिड के अंदर कार्बन है, यानी CH3COOH, C2H5OH, हम इन दोनों एसिड में देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। तो अगर एसिड में कार्बन है तो उसे हम ऑर्गेनिक कहेंगे। अगर एसिड में कार्बन नहीं है, जैसे H2SO4, HCl, इसमें कहीं कार्बन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक। एक होता है कार्बोनेट H3CO3, H2CO3, ये H2CO3 जो होता है इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग कार्बन। ये कभी भी इसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को समझने का एक और तरीका है। अगर कोई एसिड हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है तो उसे हम ऑर्गेनिक कहेंगे। और अगर वो हमें नॉन लिविंग चीजों से मिल रहा है या मिनरल से मिल रहा है, यानी रॉक वगैरह से मिल रहा है, तो हम उसको हमेशा क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिसिटी के बारे में। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिसिटी क्या होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड का मतलब मैंने ये बताया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि H प्लस आयंस को रिलीज करें, और अगर उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो हाइड्रोनियम आयंस को रिलीज करें। यानी दोज सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज एसिड। इसी के बेसिस पे बेसिसिटी होती है। समझते हैं क्या होता है बेसिसिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस रिलीजेस बाय एन एसिड। किसी एसिड के द्वारा कितना हाइड्रोनियम आयंस निकाला जा रहा है उसी को हम कहते हैं बेसिसिटी। ये बेसिकली तीन तरीके की होती है, मोनोबेसिक,
डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। समझते हैं क्या होता है मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। पहले मोनोबेसिक लेते हैं। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक एसिड है HCl, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, और ये H प्लस जो है अगर हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन कराता है तो हाइड्रोनियम आयंस निकलता है। लेकिन एसिड जो HCl यूज किया गया वो कितने हाइड्रोनियम आयंस निकाला है? एक। तो इसी वजह से HCl क्या हो गया? मोनोबेसिक। अगर हम H2SO4 ले लें, H2SO4 को जब तोड़ेंगे तो पहले ये टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। तो जो H प्लस में टूटा है इस H प्लस को अगर हम पानी में मिला देंगे तो बन जाएगा H3O, दैट इज हाइड्रोनियम आयंस। फिर ये HSO4 टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस और SO4 माइनस में। अब ये वाला H प्लस पानी के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा हाइड्रोनियम आयंस। तो H2SO4 के केस में हुआ क्या है कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, टोटल मिला के कितने निकले? 2 निकले हाइड्रोनियम आयंस। तो ये हो गया डाइबेसिक। ट्राइबेसिक में हम ले लें H3PO4, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3H प्लस और PO4 माइनस। अलग अलग टूटेगा, जैसे ये टूटा था, हम यहाँ एक ही बार में दिखा रहे हैं, लेकिन ये स्टेप में हमेशा एक एक करके स्टेप में काम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3H प्लस आयंस combined with 3H2O ions to form 3, what we will get? हाइड्रोनियम आयंस। तो यहाँ पर ये तरीका होता है हमें पता करने का कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है। यहाँ से हम किसी भी एसिड की बेसिसिटी, एक जनरल में आपको ये दिख सकता होगा कि यहाँ एक हाइड्रोजन था तो ये मोनोबेसिक, यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो ये डाइबेसिक, यहाँ 3 हाइड्रोजन था तो ट्राइबेसिक। तो यानी जितने हाइड्रोजन होंगे उसी हिसाब से बेसिक। तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर आप CH3COOH ले लीजिए तो यहाँ पर आप देख लोगे एक यहाँ हाइड्रोजन है, 3 यहाँ, 4 हाइड्रोजन है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये टेट्रा हो जाएगा। डिसोसिएशन कितना हो रहा है? सिर्फ एक का। तो जितने हाइड्रोजन डिसोसिएट करके निकलने वाले हैं उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये कितनी इसकी बेसिसिटी होने वाली है। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के आगे की बात। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बेसिसिटी क्या होती है और कैसे कोई भी एसिड मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही आसान सी चीज़ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हमसे पूछता है कोई कि एसिड को सॉलिड फॉर्म में देखा जाता है कि लिक्विड फॉर्म में देखा जाता है कि गैसेस फॉर्म में, तो मैक्सिमम जो एसिड्स होते हैं वो हम लिक्विड स्टेट में पाते हैं। चाहे हमारे पास H2SO4 होता हो, चाहे CH3COOH होता हो, सबको हम लिक्विड फॉर्म में पाते हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म में भी एसिड पाया जाता है, जैसे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है। जो हम लोग कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डाल के खेलते हैं वो एक्चुअली होता क्या है? वो बोरिक एसिड होता है। और HCl को हम गैसेस फॉर्म में भी पा सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, तो पहला है कि एसिड रिएक्शन विथ मेटल। क्या होगा अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएगा? क्यों ऐसा कहा जाता है कि हम सिरके को कभी लोहे के जार में नहीं रखते या तांबे के जार में नहीं रखते? क्योंकि सिरका जो होता है वो लोहे के साथ, तांबे के साथ रिएक्शन करता है। दही को हम किसी भी मेटल के चीज में नहीं रखते क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें से रिएक्शन कर रहा है। किसी भी एसिड को हम मेटल कंटेनर में कभी नहीं रखते क्योंकि वो उससे रिएक्शन करा के उस चीज को खराब, वो मेटल को भी खराब कर रहा होगा और जिस चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एसिड भी खराब हो जाएगा। तो किसी भी एसिड को किसी मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि एसिड जो होता है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और मैंने उसे उठा के कॉपर के मेटल में रख दिया, तो होगा क्या
कि कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, Cu यहाँ से और SO4 यहाँ से, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, 2H+ आयंस और SO4- आयंस। तो ये SO4 जो होता है वो Cu+ के साथ जाके कंबाइन हो जाता है तो बनाता है CuSO4, और बचा हमारा यहाँ से क्या, H2 गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसका कंफर्मेशन पूछता है कि हाउ यू विल कंफर्म दैट द हाइड्रोजन गैस हैज बीन इवॉल्व। तो हम बताएंगे हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो वो एक साउंड निकालती है जिसको हम कहते हैं पॉप साउंड। पॉप साउंड, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन का कंफर्मेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उसमें से कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड आएगी। तो इसी वजह से कभी भी किसी भी मेटल के अंदर एसिड को नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर हम मेटल को एसिड के अंदर रखेंगे तो ये रिएक्शन करा सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग जहाँ पर कॉपर लिए हैं वहाँ पर अगर हम जिंक लेते हैं तो भी रिएक्शन हमें क्या मिल सकता है, यानी अगर हम यहाँ पर HCl से करा दें और जिंक का रिएक्शन कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है एज इट इज जो होगी वो निकल जाएगी। एक बहुत ही अलग सा रिएक्शन होता है, जैसे अगर हम बात कर दें H2SO4 जिंक रिएक्ट विथ HNO3 तो हमें लगेगा ठीक है जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, पर यहाँ पर बहुत दिमाग से ध्यान से रखने वाली चीज है कि ये दोनों एसिड या किसी और एसिड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, पर इन द केस ऑफ HNO3 अगर HNO3 का केस आ जाएगा तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस देयर विल बी द लिबरेशन ऑफ वाटर, वहाँ क्या निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, क्योंकि HNO3 क्या है, दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, वो H2 को ऑक्सीडाइज करके तुरंत कन्वर्ट कर देता है H2O में। तो ये पहला हो गया हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम इसको रिएक्शन करते हैं तो इसके आगे क्या होता है। तो समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर किसी भी एसिड के साथ होगा तो क्या होगा। मेटल कार्बोनेट का मतलब है कि मेटल के जहां आप चाहे कोई भी मेटल ले लेंगे, चलिए हम ले रहे हैं सोडियम, और कार्बोनेट मतलब हो गया CO3, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं Na2CO3, ये हमारा पहला मेटल कार्बोनेट है और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं हम इसका रिएक्शन H2SO4 में करा रहे हैं। तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये दो पार्ट में टूटेगा, H+ और SO4- में, और इसको भी दो पार्ट में तोड़ दीजिए Na+ और CO3- में। माइनस वाला पार्ट इस प्लस के साथ देखते रहेंगे हम, और ये माइनस वाला पार्ट इस प्लस के साथ देखेंगे हम। तो यहाँ पर जब हम इसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसान समझते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, कि ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, तो Na चला जाएगा SO4 के साथ, हो जाएगा NaSO4, Na2SO4, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला था ये अलग से निकल जाएगा। तो जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्मेशन बहुत पूछता है। सबसे पहली चीज की कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब होता है खड़का खड़कर की आवाज आएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डाल दें, लाइम वाटर में, तो ये धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा किस कलर का, मिल्की कलर का। ये कंफर्मेशन होता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमसे एग्जाम में आता है कि हाउ विल वी कंफर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, तो हम कहेंगे पहली चीज तो उसमें से ब्रिक इफरवेसेंस की आवाज आएगी, छर 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 आवाज आएगी। दूसरा कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में डालते हैं तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। दिस इज द कंफर्मेशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बातें हुई हाउ डज द एसिड रिएक्ट विद द मेटल एंड मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड अगर इस्तेमाल करते हैं तो एसिड कैसे रिएक्शन करता है।
मेटल ऑक्साइड में चलिए हम लेते हैं कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करा देते हैं। तो हम देखेंगे क्या, कैल्शियम सल्फेट और H2O, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, ये टूटेगा H प्लस और SO4 माइनस में, और ये टूटेगा Ca प्लस और O माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ कंबाइन करके CaSO4 प्लस H2O बना लेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दूसरा रिएक्शन ले लें, जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 gives you जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। तो हम देख रहे हैं कि मेटल का रिएक्शन अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट इसका पढ़ते हैं कि क्या होगा अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि एसिड मान लीजिए मेरे पास HCl है और बेस में हमारे पास NaOH है। तो यहाँ पर होगा क्या, HCl और NaOH कंबाइन करेगा तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है तो वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये जो सॉल्ट बन रहा है ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक सॉल्ट हुआ ना बेसिक सॉल्ट हुआ। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करे वीक बेस के साथ तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। जैसे अगर HCl जो है वीक बेस यानी NH4OH के साथ कंबाइन कर रहा होता तो वहां जो सॉल्ट बनता वो एसिडिक सॉल्ट होता। ठीक उसी तरीके से अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रॉन्ग बेस के जहाँ NaOH ले लें और वीक एसिड की तरह हम CH3COOH ले सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर वीक एसिड कंबाइन करेगा वीक बेस के साथ जो सॉल्ट बनेगा वो फिर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो ये बातें हुई कि एसिड बेस के रिएक्शन में क्या होता है और रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड अगर कराता है एसिड के साथ तो क्या होता है। वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिस के बारे में कि बेस क्या होता है। बेसिस क्या होते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, इन तीनों को हम लोग बेस कहते हैं बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड, जब ये तीनों में से कोई भी एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन दे विल फॉर्म ओनली सॉल्ट एंड वाटर, तब उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे को हम लोग बेसिस कहते हैं। कुछ बेसिस को हम लोग नाम देते हैं एल्कली। एल्कली क्या है, दोज बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे उनको हम एल्कली कहते हैं। दोज बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, अगर वो पानी में डिसॉल्व हो जा रहे हैं तो उनको हम लोग एल्कली कहेंगे। तो इसका मतलब जितने एल्कली होते हैं वो बेस तो होते हैं पर सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते क्योंकि कुछ डिसॉल्व हो जाएंगे कुछ डिसॉल्व नहीं होंगे। जिस तरीके से हम लोग ने पढ़ा था कि एसिड के अंदर H3O दैट इज हाइड्रोनियम आयंस रिलीज होते हैं, वैसे इन द केस ऑफ बेस हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं इनके रिलीज का होता है। यानी जहां से OH आयंस निकल रहा होगा वो हमेशा हम अपने अंदर से मान लेंगे कि वो चीजें क्या होने वाली हैं, बेस होने वाली हैं। अगली चीज हम पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस, यानी बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास मेटल है और मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ हो रहा है।
तो मेटल प्लस बेस में क्या होगा, मान लीजिए हमने सोडियम मेटल ले लिया है और जो हमारे पास बेस है वो हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो या फिर हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे NaOH हमने ले लिया है एक बेस और इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं जिंक के साथ, जिंक, तो ये रिएक्शन करके बना लेगा Zn। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा ZnOH बना लेगा और Na जो होगा वो रिलीज कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ सोडियम जिंकेट का फॉर्मुलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं NaZn2, NaZn2O, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, NaZnO2, माफ करिए ये Na2ZnO2, इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट। तो इन द केस ऑफ मेटल रिएक्टिंग विद द बेस, अगर मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा एक सॉल्ट ही बनता है, ये सॉल्ट ही है सोडियम जिंकेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो ये बात होगी मेटल रिएक्शन विद द बेस की। अगली बात आती है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन करें, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, पहली चीज कैल्शियम कार्बोनेट, और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड बेस रिएक्शन, ये हम लोग एसिड में ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हो सकता है वही चीज हम कहते हैं कि बेस एसिड का रिएक्शन। तो ये बातें होती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की इस पूरे चैप्टर की, जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, दो सब्सटेंस विच इंडिकेट वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस। अगर हम किसी की मदद के द्वारा, किसी सब्सटेंस की मदद के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो एसिड है कि बेस है, अगर वो एसिड होगा तो भी पता चलेगा, बेस होगा तो भी पता चलेगा, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, इंडिकेटर। हमें जो इंडिकेटर पढ़ने हैं वो चार तरीके के पढ़ने हैं। एक हमारा होगा नेचुरल इंडिकेटर, जो हम एटमॉस्फेयर से या हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली पा सकते हैं। एक हमारा होगा सिंथेटिक, सिंथेटिक जिसको हम बनाएंगे इंडस्ट्रीज में, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक। एक होता है ऑल्फैक्टरी, जो कि स्मेल के जरिए से हमें बता देगी कि कोई चीज एसिड है, बेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी। और लास्ट में होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, जो हमें एनवायरनमेंट से आराम से मिलेंगे और उसी से हम बता देंगे कि कोई चीज एसिड है कि बेस है। जैसे लिटमस, लिटमस है क्या, लिटमस जो होता है हम लाइकेन्स नाम के ऑर्गेनिज्म से, जो कि थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके लिटमस पेपर को बनाते हैं। लिटमस पेपर में होता क्या है कि अगर हमने एसिड इस्तेमाल किया है तो क्या होगा, एसिड बेस का रिएक्शन होता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्या चेंजेस होगा। अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और अगर बेस हुआ तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। याद करने का आसान तरीका, अमिताभ बच्चन रेखा, बाबू राव बबलू। तो इससे हम याद कर सकते हैं इस चीज को, जिसमें हम कहेंगे एसिड ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ब्लू और बेस रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ठीक इसी तरीके से हमारा अगला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं कैबेज। जो हम लोग कैबेज खाते हैं उसे, जिसमें से हम रेड कैबेज को लेकर चलेंगे, रेड कैबेज। रेड कैबेज अगर एसिड होगा तो वो जनरली रेड ही दिखता है, तो उससे हम समझ जाते हैं कि वो रेड है। लेकिन अगर वो ग्रीन हो जाए, बेस में वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो रेड कैबेज है, जिसके इंडिकेटर को, जिसको हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अगला जो आता है उसको हम कहते हैं टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक में ये क्या होगा, एक शॉर्टकट याद कर लेंगे, टायर TYR ऑफ बस,
ये शॉर्टकट है, TYR टायर, B से बस। टर्मरिक येलो कलर का होता है जो कि रेड हो जाएगा अगर इसमें बेस मिलेगा। बहुत आसान तरीका है कि टर्मरिक येलो होता है, रेड हो जाएगा अगर बेस मिलाया जाएगा, यानी बेस के प्रेजेंस में येलो रंग का टर्मरिक रेड हो जाता है और एसिड के प्रेजेंस में येलो टर्मरिक येलो का ही रहता है। अगला जो इंडिकेटर हमारा आता है उसको हम कहते हैं, कुछ प्लांट के फ्लावर होते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है, वो एसिडिक मीडियम में ब्लू होता है और एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाता है, पिंक होता है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, जिसको हम फेनोल्फथालीन और मेथाइल ऑरेंज से समझ सकते हैं। सिंथेटिक दो तरीके का होता है, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ब्लू। ये मिथाइल ब्लू हो गया और फेनोल्फथालीन हो गया, या मिथाइल ब्लू ले सकते हैं या मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एज ए इंडिकेटर यूज करना है मिथाइल ऑरेंज। तो हमारे पास फेनोल्फथालीन हो गया है और मिथाइल ऑरेंज हो गया है। अगर हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होगा तो फेनोल्फथालीन जो होगा वो कलरलेस रहेगा, यानी अगर एसिड है तो फेनोल्फथालीन कैसा दिखेगा, कलरलेस, कोई उसके कलर में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कलरलेस ही होता है। लेकिन अगर हम बेस मिलाएंगे जैसे ही, तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक। तो ये कलर चेंजेस फेनोल्फथालीन के बता देंगे कि हमने जो यूज किया वो एसिड है कि बेस है। ठीक उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो वो रेड और येलो का दिखाएगा, यानी अगर एसिड रहेगा तो उसमें वो हमें रेड कलर का शो करेगा, और बेस होगा अगर तो वो हमें येलो कलर का शो करेगा। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज की मदद से कि जो हमने यूज किया है वो एसिड है कि बेस है। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी में। ऑल्फैक्टरी में हम लोग देखेंगे कि वेनिला या अनियन, इनकी जो महक होती है वो बदल जाती है जब इसमें हम एसिड डालते हैं। आप लोग कभी रेस्टोरेंट में खाते होंगे तो जो प्याज होती है उसको सिरके में डुबाया जाता है ताकि उसमें से महक ना आए, तो ये ऑल्फैक्टरी की तरह काम कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर दो तरीके का होता है, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है और पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। सोल्यूशन और पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों तरीके का हो सकता है, चाहे हम उसको सोल्यूशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और पेपर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो क्या अंतर होता है सोल्यूशन और पेपर में, बस इतना ही कि वो सोल्यूशन के फॉर्म का है, वो पेपर के फॉर्म का है। इसमें होता क्या है कि एक स्केल दिया जाता है जिसमें मीडियम में 7 लिखा जाता है, जो कहा जाता है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये कुछ स्केल दिए रहते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन का फॉर्म में होगा चाहे पेपर के फॉर्म में होगा। अगर कोई एसिड या बेस या कोई भी सॉल्यूशन हमने यूज किया और उसकी स्ट्रेंथ 9 से 14 के बीच में आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज बेस है, और वही चीज अगर 6 से 1 के बीच में आ रही है तो हमें पता चलेगा वो क्या है, एसिड है। अगर 8 से 14 के बीच में है तो वो बेस है, 6 से 1 के बीच में है तो एसिड है। जैसे जैसे वो 1 की तरफ भागेगा वैसे वैसे इस जो एसिड की स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, यानी 1 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 6 वाला थोड़ा वीक एसिड होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे 8 से 14 तक हम बढ़ेंगे वैसे वैसे बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी 8 वाला जो होगा वो कम बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब इसमें समझते हैं कि इससे कलर्स का कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है। हम लोग ने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम लोग शायद विबग्योर के नाम से जानते हैं, अगर आप लोग समझेंगे कि विबग्योर क्या होता है। अगर हम लोग विबग्योर की बात करें तो उसमें देखते होंगे कि 14 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जिस कलर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज कैसी होने वाली है। जैसे अगर हम इसको ऐसे समझें, यानी 1 2 के लिए एक्सट्रीम रेड, ऑरेंज के लिए 3 4, येलो के लिए 5 6, ग्रीन के लिए 7 और 8, ब्लू के लिए 9 10, इंडिगो के लिए 11 12 और वॉयलेट के लिए 13 14।
यानी अगर हम किसी भी सोल्यूशन के कलर से पहचान सकते हैं कि वो चीज जो है वो एसिड है कि बेस है। अब हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी पीएच जो वैल्यू होती है या पीएच जो स्केल होता है उससे हम कैसे अपने लाइफ को कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो प्लांट एनिमल है पीएच सेंसिटिव। कहते हैं कि हर एक प्लांट और एनिमल कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज पे काम करता है। जैसे जो हमारा ब्लड होता है वो जो काम करता है वो 7 से लेके 7.2 पे काम करता है। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है। तो कहते हैं हर एक प्लांट और हर एक एनिमल के लिए कहीं ना कहीं पीएच सेंसिटिव होता है, यानी वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच पे ही काम करता है। दूसरा बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। जब हम किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि वो जो मिट्टी है वो काफ़ी एसिडिक तो नहीं है या काफ़ी बेस तो नहीं है। अगर मान लेते काफ़ी एसिडिक है तो उसमें जो फर्टिलाइजर मिलाने वाले हैं उस पर ध्यान रखते हैं कि जो फर्टिलाइजर उसमें एसिडिक कंपोनेंट कम होना चाहिए और बेसिक कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पीएच ऑफ द सॉइल से ही डिपेंड होता है कि कौन से प्लांट को कहाँ पर ग्रो करना है। तो ये बात होती है पीएच ऑफ द सॉइल की। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, HCl का फॉर्मेशन होता है जो कि हमें एसिडिटी प्रोवाइड कर देता है, जिससे वजह से पेट में एसिडिटी होने लगती है। तो हम करते क्या है कि बाजार से इनो खरीद लेते हैं या हम डाइजीन खरीद के पी लेते हैं। तो वो एक एंटा एसिड है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। वो एक एंटा एसिड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करता है और जो एसिडिटी क्रिएट होती है स्टमक में उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। टूथ डीके मैंने पहले भी बताया था कि 5.5 5.4 से अगर पीएच वैल्यू जो है माउथ की नीचे आ जाती है तो बैक्टीरियल एक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग लगातार मंजन करते हैं। मंजन जो होता है वो बेस होता है, वो हमेशा क्या करता है, ये कोशिश करता है कि 5.5 से ऊपर की ओर हो, कभी उसके नीचे ना हो। लास्ट में आते हैं एनिमल सेल्फ डिफेंस। उसमें क्या होता है, जैसे चींटी काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है तो देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है। वो होता क्या है कि उनके जो स्टिंग होती है उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड को हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, बाजार से लाते हैं चूना, उस पर लगाते हैं। तो चूना क्या है, एक बेस है और उसने जो इंजेक्ट किया था वो क्या था, एसिड था। तो फिर से क्या हुआ कि एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट मैंने पहले ही बताया कि सॉल्ट है क्या। सॉल्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होता है वो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जो उसका रिजल्ट होगा उसमें एक ना कोई सा सॉल्ट बनना श्योर है। सॉल्ट में जो हमें समझना है वो ये समझना है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करता है तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है। और अगर वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन करता है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है। तो ये पहले बात हम लोग जान चुके हैं। हम लोगों को कई सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जो नमक, जो टेबल सॉल्ट होता है उसको हम कॉमन सॉल्ट कह सकते हैं। कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। तो ये बनता कैसे होगा, एक्चुअली हम इसे लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग खाते हैं वो लैब में नहीं बना होता है, वो कहीं ना कहीं हम ऑप्टेन किए रहते हैं। लैब में ये बनेगा कैसे, अगर हम लैब में बना रहे हैं, हम एक बेस ले लेते हैं NaOH और हम एक एसिड ले लेते हैं HCl। अब होगा क्या, ये टूट जाएगा Na+ और OH- में, और ये टूट जाएगा H+ और Cl- में। H+ OH- कंबाइन करेगा और Na+ और Cl- कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा NaCl + H2O। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब आप नमक देखते होंगे दो कलर का आपको दिखाई देता होगा। कभी कभी आप कहते होंगे सर हमको ब्राउन कलर का नमक दिखाई दे रहा है और कभी कभी तो आपको व्हाइट कलर का भी दिखता है।
एक नमक होता है उसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, और एक जो होता है उसे हम कहते हैं सी सॉल्ट। जो समुद्र से नमक पाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन या इवापोरेशन करके जो पाया जाता है उसे हम व्हाइट सॉल्ट कहते हैं। और जो पत्थरों से तोड़ के जैसे कोयले को निकाला था उस तरीके से जो सॉल्ट पाया जाता है उसको हम ब्राउन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट कहते हैं। एक्चुअली ये ब्राउन कलर नहीं होता, ये इम्प्योरिटीज की वजह से ब्राउन दिखता है, जनरली ये ब्राउन कलर का नहीं होता है। तो कॉमन सॉल्ट के बारे में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझी कि उसका कैसे पता चलेगा, ये बनता कैसे, और दूसरी चीज जो होगी कि वो जो कलर में पाया जाता है ब्राउन और व्हाइट में, जो ब्राउन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है, उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, और दूसरा क्या होता है व्हाइट सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। अगले सॉल्ट की बात हम करते हैं। अगला जो सॉल्ट हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये बनेगा कैसे, तो कहते हैं कि अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, इसको आप क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए। स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन किससे हो रहा है, क्लोरीन से, तो हमें मिलेगा CaOCl2 प्लस H2, यहाँ पर जो होगा H2O, यानी पानी निकल जाएगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर निकलता है, तो वाटर निकल गया और ये क्या बन रहा है, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमने ब्लीचिंग पाउडर से एक सॉल्ट बना लिया। हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल वाइटनिंग ऑफ क्लोथ्स, यानी क्लोथ को साफ करने में या उसको सफेद करने में करते हैं, जर्म्स को मारने के लिए करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने के लिए करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने बताया कि इसके लिए हम चाहे तो हम कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ कर लें, वाटर को साफ करने के लिए यूज़ कर लें, और कई जहाँ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर चीज़ एक और है कि ये बहुत देर तक हम लोग एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हमेशा टाइट पैक में ही रखना। तो हम लोग दूसरे सॉल्ट की बात करते हैं, इसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आम भाषा में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं, जरा हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग NaCl ले लेते हैं और इस NaCl का रिएक्शन हम लोग पानी के साथ कराएंगे, H2O के साथ। ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ध्यान रखना है यहाँ पर कई चीजें। तो सबसे पहले NaOH कंबाइन करके NaOH बनाएगा। अब ये नहीं है कि H और Cl मिलके HCl बना लेगा, क्योंकि ध्यान में रखना है यहाँ बनेगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्लोरीन की गैस, यानी ये गैस अलग हो जाएगी, ये गैस अलग। यहाँ पे यही रिएक्शन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा रिएक्शन आता है हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। NaCl का रिएक्शन H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो NaOH और H2 और Cl2 बनेगा, यानी तीन अलग अलग चीज बनेगी। हमारा NaOH जो हो जाएगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और क्लोरीन गैस। और हर एक प्रोडक्ट जो यहाँ पर निकल रहा सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि क्लोरीन की, तो क्लोरीन पहले ही मैंने बताया था कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए काम आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो ये एज ए फ्यूल यूज हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं NaOH की तो ये डिटर्जेंट और सोप के लिए यूज हो जाएगा, डिटर्जेंट और सोप के लिए यूज कर सकते हैं।
अब एक चीज और हो सकता है कि अगर हम NaOH और Cl, हम क्या कह रहे हैं, NaOH और Cl दोनों मिला देंगे तो बनेगा NaOCl2। ये भी एक ब्लीचिंग पाउडर का ही काम करेगा। तो ये दोनों मिलाने पे क्या हो गया, एक ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो गया। और अगर HCl मिला दे रहे हैं तो ये केमिकल तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं HCl। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो अमोनिया क्लोराइड और दुनिया भर के प्रोडक्ट को बनाने के काम में आता है। तो ये बात होती है कॉस्टिक सोडा के बारे में। अगला जो हमारा आता है उसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में भी। और बेकिंग सोडा बनेगा कैसे, पहले इसका हम फॉर्मूला समझते हैं। NaHCO3, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। समझते हैं ये बनता कैसे है। इसको बनाने के लिए हमें NaCl, H2O, CO2 और NH3 चार रिएक्टेंट की जरूरत है। NaCl, H2O, NH3 and that is CO2 plus CO2। तो यहां से बन जाएगा NaHCO3 plus NH4Cl and one more product will be there, that will be your NaS, this is NaSCO3 and NH4Cl। तो यहाँ पर हमें दो सॉल्ट मिल रहा है, एक NaCO3 भी मिल रहा है और एक NH4Cl। तो हमारे यूज का ये वाला है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, बेकिंग सोडा। यानी जो खाना बनाने के टाइम, जो पकौड़े बनाने के टाइम हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हो क्रिस्पीपन लाने के लिए जो होता है उसको, उसमें हम कौन सी चीज डालते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। अगर बेकिंग सोडा डालते हैं तो खाना जल्दी भी बन जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका यूज क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि पकौड़े को जो होते हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग बेकिंग सोडा को खाने में डालते हैं तो उसको हम हीट करते हैं, और हीट करते टाइम होता क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 गैस में। ये जो CO2 गैस होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो पफनेस होती है खाने के अंदर वो कहाँ से आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वहीं से आती है। क्या क्या तरीके से हम बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हैं, हम इसका बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। हम किसी भी बेकिंग सोडा को हाइड्रोजन प्लस यानी किसी एसिड के, यानी स्पेशली टार्ट्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो वापस से वही क्या करेगा, पफनेस देगा। दूसरा है कि हम इसको न्यूट्रलाइजेशन भी करने में यूज कर सकते हैं, यानी NaSCO3 एक बेस की तरफ करेंगे, इसको HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl, H2O और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अब हम अगला बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको हम एज ए डिटर्जेंट भी यूज करते हैं। सिर्फ डिटर्जेंट ही नहीं, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री के अलावा परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर, जो पानी जो होता है कैल्शियम, जिस पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी परमानेंट हार्डनेस को हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। होता क्या है कि जब हम Na2CO3.10H2O को यूज़ करते हैं तो यहाँ से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, Na2CO3 और पानी निकल जाता है 10H2O, और ये जो होता है यही एक्ट करता है एज ए वॉशिंग सोडा, जो कि हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, हम पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और वॉशिंग सोडा को मैंने ऑलरेडी बताया कि ये पानी के जो हार्डनेस होती है उसको भी रिमूव करने के लिए मदद करता है। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं कैल्शियम सल्फेट
और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यही है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? कैल्शियम सल्फेट एंड हेमी हाइड्रेटेड वाटर इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और अगर इसको 373 केल्विन पे हीट किया जाए तो ये करता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट .12H2O तो बनाता है, और 1.5 H2O क्या होता है, वो रिलीज कर देता है वेपर को। हम लोग देखे होंगे कि जो घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो छत पे होती है उसमें क्या होता है, पाउडर होता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, उसका पेस्ट बना जाता है, फिर उसको लगा दिया जाता है। तो जब उसको पेस्ट, पहले वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर उसको पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट जब बन गया तो वो जिप्सम हो गया, उसके बाद वो लगा देते हैं, फिर इवोपरेट हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर्स हड्डियों को जोड़ने के लिए भी जो इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सवाल ये उठता है कि सर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो सपोज करते हैं कि कैल्शियम सल्फेट मेरे पास जैसे था .2H2O वो वैसे ही है, टेम्परेचर 373 की जगह 473 कर दे रहे हैं, और अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो आधा पानी ये भी निकल जाएगा और बचेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट .2H2O जो होगा ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट एकदम कह सकते हैं डैमेज सब्सटेंस होता है, उसके अंदर पावर नहीं होती, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह काम नहीं करता है। इसी वजह से ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए POP बना जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हम अपने घर में डेकोरेटिव सामान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन जो डॉक्टर्स होते हैं उसको फ्रैक्चर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2H2O केमिकली कंबाइंड है। जब वाटर किसी भी सब्सटेंस के साथ केमिकली कंबाइंड हो जाता है तो उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हम लोग ब्लू विट्रल कहते हैं कॉपर सल्फेट .6H2O। तो ये 6H2O जो है वो दिखाई नहीं देता पानी वहाँ पर, लेकिन वो केमिकली क्या है, कंबाइंड है। तो जब किसी कंपाउंड के अंदर वाटर जो होता है वो केमिकली कंबाइंड होता है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है वो खत्म होता है।